ठीक है, ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्गोरिथम के मेजरमेंट की, परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है। तो परफॉर्मेंस अगर एल्गोरिथम की आपको मेजर करनी है तो आपकी कंस्ट्रेंट दो टर्म्स होती है, एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी। एनालिसिस करना मतलब एल्गोरिथम को पूरा एनालाइज किया जाएगा, किस तरह से एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब उसके एनालिसिस की जाएगी। और कॉम्प्लेक्सिटी भी हुई, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है आपका एल्गोरिथम, आपने जो बनाया है उसको समझना इजी है या उसको समझना मुश्किल है। अगर उसको समझना मुश्किल है इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, और अगर उसको इजीली समझा जा सकता है इट मीन्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ये उसके दो पैरामीटर होते हैं। तो अब एल्गोरिथम, परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस के बेसिस पे हम किसी भी एल्गोरिथम को मेजर कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब परफॉर्मेंस कैसे मेजर हो रही है, जैसे कि दो चीज हो रही है, टाइम और स्पेस। इट मींस अगर आपके एल्गोरिथम में उसको सॉल्व करने में, देखो एल्गोरिथम क्यों बनाते हैं हम, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम स्पेसिफाई करते हैं उस एल्गोरिथम में। अगर किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है तो इट मींस उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है ना। और वहीं अगर एक एल्गोरिथम, कुछ जो कोडिंग्स होती हैं, हम जैसे एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखते हैं, अगर स्टेप्स हमने बहुत सारी ले ली तो स्पेस भी वहाँ ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा वो मेमोरी में, ठीक है। एल्गोरिथम को दो चीज़ों से मेजर किया जा सकता है, तो टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम ले रहा है वो एल्गोरिथम सॉल्व करने में और कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम और अ प्रोग्राम इज अ फंक्शन ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम और अ प्रोग्राम। मतलब कितना टाइम ले रहा है कोई भी एल्गोरिथम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसको बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे वो टाइम कंज्यूम कर रहा था वैसे यहाँ पे हम देखेंगे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, ठीक है। तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम और अ प्रोग्राम is a function of the space needed by the algorithm or program to run to completion। ये समझ में आ गया, टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा उस एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में, और दूसरा स्पेस, कितना स्पेस वो मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है। ये दो चीज होती हैं जिसके बेसिस पे एल्गोरिथम को उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। क्लियर हो गया ये, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख रहे हैं हम। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी कंप्यूटेड आइदर बाय, किसके थ्रू हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर सकते हैं। देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और दूसरा होता है थ्योरेटिकल और एनालिटिकल अप्रोच। दो अप्रोचेस हैं जिसके बेसिस पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल, जब हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखेंगे। जैसे हमने एल्गोरिथम बना दिया, कौन कर रहा है भाई ये नोटेशन, एक मिनट में हटा देता हूँ, अब कर लो जो करना है, ठीक है। तो अब एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, प्रैक्टिकली हम पूरा एल्गोरिथम बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कितना टाइम ले रहा है वो एल्गोरिथम, या उसको कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जिसमें हमने प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखा, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल भी बोलते हैं उसको। एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कॉल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंप्लीट एल्गोरिथम, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट्स देम ऑन अ कंप्यूटर फॉर वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम वो एल्गोरिथम अप्लाई करके देखते जाएंगे, और कितना स्पेस लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है उसमें, तो उसके बेसिस पे हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर लेंगे। तो पहली अप्रोच समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जिसमें हम बस प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? दूसरा है थ्योरेटिकल और एनालिटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल मतलब अब हम यहाँ मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस होते हैं उसको हम यूज करके देखेंगे, उसमें हम थ्योरेटिकली उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कितना टाइम लग रहा है उसमें।
तो उसको बोलते हैं theoretical या analytical approach. Theoretical or analytical approach calls for the mathematically determining the resources such as time and space needed by the algorithm as a function of parameter related to the instances of the problem considered. ये चीज समझ में आई. थ्योरेटिकल में क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे जिसमें हम कुछ वैल्यूज को इनपुट में डालेंगे और उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है एल्गोरिथम. ठीक है. यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल में हम प्रैक्टिकली पूरे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देख रहे थे. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले के बेसिस पे क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे. दोनों में डिफरेंस क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े. ठीक है. नेक्स्ट, अब थ्योरेटिकल जो अप्रोच होती है उसमें कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं. तो अब हम यहाँ पूरा मैथमेटिकल क्या कैसे फॉर्मूला होते हैं और कैसे एल्गोरिथम निकाली जाती है वो चेक करेंगे. अच्छा, फिर से समझा देता हूँ एक बार मैं. हर्ष का एक डाउट है. ठीक है, मैं एक बार फिर से वापस ले रहा हूँ. दो अप्रोचेस होती हैं एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने की. तो यहाँ पे पहले एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, दूसरा है थ्योरेटिकल और एनालिटिकल अप्रोच. तो एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल में नाम से क्लियर है, एक्सपेरिमेंटल मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे. एक्सपेरिमेंट करना मतलब जो आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया है, जो आपने एल्गोरिथम बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करोगे आप एक्चुअल में कोडिंग के फॉर्म में. ठीक है, उसमें एग्जीक्यूट करोगे, उसमें चेक करोगे उसको एल्गोरिथम को परफॉर्म करने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा. तब आपने उसकी टाइम मेजर कर लिया और उसके बेसिस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली. तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. दूसरा होता है थ्योरेटिकल या एनालिटिकल भी बोलते हैं, जिसमें हम कुछ वैल्यूज मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे और उसके बेसिस में हम उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कितना उसका टाइम लग रहा है. उसको बोलते हैं एनालिटिकल या थ्योरेटिकल अप्रोच. अब क्लियर है हर्ष? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो और जो भी पूछना पूछ सकते हो. ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं. तो थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या होती है? थ्योरेटिकल एनालिसिस कंप्यूटेड द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम एज अ फंक्शन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है, यहाँ पे आप कितना एक स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक फ्रीक्वेंसी. जैसे एक स्टेटमेंट लाइन, आपने बहुत सारी कोडिंग करी, 10 लाइन ऑफ कोड लिखे आपने, तो एक एक जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ना उसको एक एक फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. क्लियर है सभी को? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने परमिशन दे रखी है अनम्यूट करने की. तो जिसको भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना अनम्यूट करके. हाँ, अब हम आगे देखते हैं इसमें फिर थ्योरेटिकल एनालिसिस में. इसमें क्या हो रहा है, एक एफिशिएंसी, आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी चेक की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन. एक फंक्शन होगा जिसके बेसिस पे आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी चेक की जाएगी. एक क्वेश्चन आया, टाइम और स्पेस दोनों अलग अलग ऑपरेशन है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है. ठीक है, मेजर करने का तरीका एक ही है. ठीक है निकिता? हाँ हाँ यस सर. ठीक है, दोनों ही अलग अलग होते हैं. टाइम स्पेस, टाइम मतलब कितना टाइम कंज्यूम हो लेंगे वो. हाँ, और स्पेस मतलब मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके सर. हम देखते हैं थ्योरेटिकल एनालिसिस. तो अब एक एग्जांपल के लिए एक स्टेटमेंट लेते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 2. ये सपोज आपकी प्रोग्रामिंग का एक कोड है. ठीक है, एक स्टेटमेंट है. तो अब इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी काउंट निकालना है. तो अब यहाँ तीन अलग अलग प्रोग्राम सेगमेंट हम आगे देखेंगे, ए, बी और सी. तीनों अलग अलग प्रोग्राम सेगमेंट है और तीनों में ही ये स्टेटमेंट यूज हो रहा है. तो किस तरह से हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे, तो ये देखते हैं. तो सबसे पहले प्रोग्राम सेगमेंट ए, हम कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, x प्लस 2. तो जब एक स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट के लिए उसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होगा, 1. सिंगल स्टेटमेंट है, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना मेजर होगा, 1.
ठीक, अभी यहाँ एक ही स्टेटमेंट की बात हो रही है। ये जो प्रोग्राम ए है इसमें बस एक स्टेटमेंट आया और उसको एग्जीक्यूट करा, तो उसको एग्जीक्यूट करने में फ्रीक्वेंसी काउंट मतलब कितना टाइम लग रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम हमको यहाँ पे लग रहा है। तो अब इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कितने हो गए 1, क्योंकि यहाँ एक ही स्टेटमेंट था, इसलिए टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट यहाँ पे कितना आएगा 1। इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग O ऑफ 1। जो 1 है ये 1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे मेजर करेंगे, O ऑफ 1। O एक असिम्प्टोटिक नोटेशन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 3 टाइप के नोटेशंस होते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन, जो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे कौन सा नोटेशन आएगा, बिग O। इसको क्या बोलते हैं, बिग O। ये जीरो नहीं है, ये बिग O है, बिग O ऑफ 1। इस तरह से ये फर्स्ट प्रोग्राम की हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करी। ये क्लियर हो गया। एक सिंगल स्टेटमेंट है तो एक यूनिट ऑफ टाइम ये ले रहा है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कितना हो गया 1, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1। क्लियर है, किसी को कोई कुछ पूछना डाउट हो तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ता हूँ। फिर सेकंड सेगमेंट है बी, इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे इस सेगमेंट पे हमने लूप का यूज किया है, फॉर लूप। तो फॉर लूप के से स्टार्ट होगा, के इक्वल्स टू 1 से लेके कब तक चल रहा है, n तक। ठीक, फॉर लूप ये अब एल्गोरिथम के टर्म्स में लिखा है, तो उसमें सिंटेक्स मत देखना, है ना। एल्गोरिथम के फॉर्म में आप लिखते हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कोडिंग के फॉर्म में लिखोगे तो पूरा उसका सिंटेक्स सही तरीके से लिखना पड़ेगा। फॉर तो ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बिकॉज हम यहाँ एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट n+1 क्यों लिखी है, कोई बताएगा, n+1 क्यों लिखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट। लॉजिक है, बस लॉजिक समझना। क्योंकि सर ये 1 से n तक जा रहा है ना, तो सर तो फिर n होना चाहिए, 1 क्यों। सर तो सर 1 उसके लिए सर ए वाले का 1 होता है ना, तो n में 1 प्लस होगा फिर टोटल के लिए। अच्छा, और कोई बताएगा, किसी को कोई लॉजिक लगाना हो, कुछ बताना हो। चलो अब मैं समझाता हूँ, कोई बता रहा है क्या कि मैं समझाऊं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। समझा दो सर। देखो ये जो लूप है कितने बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा, ठीक है ना। लूप के जो अंदर का एग्जीक्यूशन है वो कितने बार चलेगा, जब तक की कंडीशन n तक चलेगी तब तक ठीक है। लेकिन जब आपने ये चेक किया होगा तो कंडीशन जब फॉल्स भी होती तो एक बार लास्ट में चेक करने आता जरूर है ना। इंक्रीमेंट तो होता जाएगा, लास्ट में क्या होगा n+1 होगा, लेकिन कंडीशन तो यहाँ चेक होती है ना। उसके बाद उस कंडीशन के बेसिस पे वो लूप से बाहर आता है। तो इट मींस n टाइम्स तो चल रहा है, लेकिन वो जो लास्ट वाली कंडीशन है, जो फॉल्स वाली कंडीशन, वो भी चेक हो रही है, तो इसलिए n+1 हो रहा है यहाँ पे। ये समझ में आ गया सभी को, विदाउट n+1 कैसा है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चंस कुछ मैं दूंगा ट्यूटोरियल में, आपको वो भी सॉल्व करने होंगे। इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये ज्यादा बड़े मार्क्स में नहीं आते, ज्यादा मार्क्स में नहीं आएंगे, लेकिन कम मार्क्स में भी आते हैं, तो आपको आना चाहिए कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। फिर अब लूप के अंदर आते हैं, स्टेटमेंट है x+2, x इक्वल्स टू x+2, ये स्टेटमेंट है। तो अब ये कितना फ्रीक्वेंसी काउंट होगा, क्योंकि देखो लूप कितने बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना आएगा, n। इसके पहले वाले हमने सेगमेंट ए में देखा था, उसमें बस एक ही स्टेटमेंट था, इसलिए सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमने फ्रीक्वेंसी काउंट लिखा था 1। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में लूप के अंदर है, इट मीन जितने बार लूप चलेगा उतनी बार इसका फ्रीक्वेंसी काउंट आएगा। तो ये n टाइम्स चलेगा लूप और n टाइम्स इसका काउंट आएगा, ठीक। और जब n+1 टाइम्स आएगा तो वो बाहर हो जाएगा, उसके अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इसलिए इसका टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कितना आएगा, n। ये क्लियर है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है। चलो आगे देखें। अब सर लूप, एक बार रिपीट कर दो ना, मैं आउट हो मतलब लेफ्ट हो गया था। अच्छा कौन सा वाला, सेकंड स्टेटमेंट का कि फर्स्ट वाले का। वो सर फर्स्ट बता ही रहे थे तो ठीक मैं है, लेफ्ट हो गया। देखो फर्स्ट वाला जो है फॉर लूप है, फॉर लूप का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है, n+1। क्यों n+1, क्योंकि n टाइम्स तो लूप चलेगा, लेकिन एक फॉल्स कंडीशन भी आएगी, तो उसके लिए भी लूप एग्जीक्यूट होता है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसलिए वहां पे आएगा 1, n+1। लेकिन अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो n टाइम्स चलेगा, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तभी तक वो एग्जीक्यूट करेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं।
इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना आएगा, n। ठीक, अब जब ये लूप से बाहर आएगा, जो फॉल्स वाली कंडीशन है वो चेक करेगा और फिर उसके बाद लूप से बाहर आएगा। तो एंड जब हो रहा है फॉर लूप, तो फॉर लूप एंड होने के लिए भी तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी काउंट होगी, ठीक है, कितने बार एंड हो रहा है। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद कहाँ आता है, ये एंड पे आता है, तो मतलब वो एक बार हुआ, फिर वो कंडीशन चेक होगी, फिर से लूप के अंदर आया, फिर वो कंडीशन मतलब बाहर होता है। इट मींस जो एंड हो रहा है लूप, वो भी n टाइम्स एंड हो रहा है। इसीलिए इस एंड स्टेटमेंट की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, n। ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ये लूप के अंदर स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी काउंट अलग होगा। अगर लूप के बाहर होता है स्टेटमेंट, तो सिंगल हम 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब टोटल काउंट देखेंगे। टोटल काउंट कितना आएगा, तो 3n है तो 3n प्लस 1, इन सबको ऐड करना है, n प्लस 1 प्लस n प्लस n, तो n कितने होगा, टोटल 3n होगा और प्लस 1। ये चीज समझ में आई, 3n प्लस 1, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर है ना। इसको हमने टोटल किया तो 3n प्लस 1 इसका आंसर आया। अब यहाँ पे 3n प्लस 1 है, मतलब यहाँ पे अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके टर्म्स में मेजर करेंगे हम, n की टर्म्स में। अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसके पहले वाले में हमने देखा था वहाँ 1 था, इसलिए 1 को हम बिग O ऑफ 1 लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिग O ऑफ n, n के टर्म्स में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, ठीक है, जितने बार ये चलेगा n पे डिपेंड करेगा अब यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी। ये चीज समझ में आई सभी को, कोई डाउट कुछ पूछना है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब सेगमेंट सी, अब हम यहाँ पे हमने अभी देखा ए सेगमेंट में सिंपल स्टेटमेंट था, बी सेगमेंट में लूप के अंदर था, एक सिंगल लूप लगा था। अब सी सेगमेंट जो हम बनाएंगे उसमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे मेजर की जाएगी, फर्स्ट वाला जो लूप है j इक्वल्स टू 1 to n, इसके लिए तो हमने देख लिया पहले भी, n प्लस 1 इसका फ्रीक्वेंसी काउंट आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम नेस्टेड फॉर लूप की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कितना, पहले तो इस फॉर लूप का इंडिविजुअल फॉर लूप है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होगा, n प्लस 1, और ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, जितने बार ये वाला फॉर लूप चलेगा, इसीलिए यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हुआ है। इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होगा, n प्लस 1 इंटू n। इज इट क्लियर, ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्टेड फॉर लूप। नहीं सर, एक और बार एक्सप्लेन। यस सर। फर्स्ट वाला जो फॉर लूप है वो कितने बार चलेगा, n प्लस 1, ये तो क्लियर है, n प्लस 1, ठीक है ना। अब जब सेकंड वाले फॉर लूप की इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो इस फॉर लूप में कितने बार चलेगा, ये n प्लस 1 बार चलेगा। ये लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा, उसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होगा, n प्लस 1। इज इट क्लियर। लेकिन इसके ऊपर वाले फॉर लूप की वजह से इसका काउंट क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर लूप कितने बार चल रहा है, n बार, और ये k वाला जो फॉर लूप है ये इस फॉर लूप के अंदर है, तो ये भी n टाइम्स चलेगा। n प्लस 1 तो चल ही रहा था, इसीलिए n का और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब क्लियर है, अभी भी डाउट है, क्लियर और नॉट। नो सर। अच्छा, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, देखो, फॉर k इक्वल्स टू 1 to n do, ये वाला फॉर लूप है, तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होना चाहिए, n प्लस 1। ये क्लियर है इतना, इस फॉर लूप का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होना चाहिए, n प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। यस सर। बट ये वाला जो फॉर लूप है ये किसके अंदर आ रहा है, j फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब तक जितनी बार j लूप चलेगा उतनी बार ये वाला लूप चलेगा, तो j लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चलेगा, इसीलिए यहाँ पे n का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, n प्लस 1 से। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? यस सर। कम करके तुम अभी ये जो लास्ट में n लिखा है ना, n प्लस 1 के जो बाहर वाला n है उसको भूल जाओ अभी, ठीक है, बस तुम n प्लस 1 पे फोकस करो। n प्लस 1 कैसे आएगा, क्योंकि ये फॉर लूप है, तो ये n प्लस 1 इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट होगी, इतना क्लियर है। अब हम ये बाहर वाले n की बात कर रहे हैं, ये बाहर वाला n मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ये जो k लूप है ये j के अंदर है ना,
ये नेस्टेड फॉर लूप है, तो जितनी बार जे लूप चलेगा उतनी बार ये वाला लूप चलेगा, इसलिए n टाइम्स चलेगा जे वाला लूप। यहाँ पे देखो 1 to n है जे, इसीलिए n का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा इस फ्रीक्वेंसी में। यस सर। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर ये जे लूप कितने बार चलता है 1 to m टाइम्स चलता है, m फॉर मंकी, तो यहाँ पे क्या होता है n+1 इंटू m, m का मल्टीप्लिकेशन होता है फिर। अभी बिकॉज दोनों ही 1 to n और 1 to n है, इसलिए यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्लियर है? जितना तक लूप चलेगा उतना से मल्टीप्लाई करेक्ट, होगा ना। ऊपर वाला जो आउटर लूप है ना उस पर डिपेंडेंट है, ये जो बाहर वाला है ना। हाँ तो सर फ्रीक्वेंसी काउंट फिर m+1 हो जाएगा ऊपर वाले का, तो नीचे वाले का क्या होगा फिर? ये फ्रीक्वेंसी काउंट इसी का ही तो है, नीचे वाले फॉर लूप का। ये जो है ना n+1 और n, ये इस स्टेटमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। पूरे स्टेटमेंट का अभी टोटल की बात नहीं हो रही है। यस सर। ऊपर वाला स्टेटमेंट अलग है, नीचे वाला स्टेटमेंट अलग है। ऊपर वाले स्टेटमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है n+1। नीचे वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फॉर लूप जे के अंदर आ रहा है ये वाला फॉर लूप, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी काउंट इसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल फॉर लूप का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होता है n+1 होता है, लेकिन बाहर वाला n मल्टीप्लाई क्यों हो? क्योंकि ये इस फॉर लूप के अंदर आ रहा है। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट Yes, आता है, sir. अब x = x+1 इस फॉर लूप के अंदर आ गया। ये स्टेटमेंट किसके अंदर है? k फॉर लूप के अंदर है, और अल्टीमेटली k जो फॉर लूप है वो किसके अंदर है? j के अंदर है। ठीक, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात हो रही है, x = x+2। तो पहली चीज तो ये समझे कि ये x = x+2 अगर k के अंदर होता, हमने सेगमेंट b में देखा, तो उसमें कितना इसका फ्रीक्वेंसी काउंट था? n। उसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना था? n। लेकिन अब ये दो फॉर लूप हैं, मतलब ये स्टेटमेंट अल्टीमेटली इसके n टाइम्स तो चल ही रहा है, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट किसके अंदर है? j लूप के अंदर है, और j लूप का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना? n तक चल रहा है, इसीलिए यहाँ n इंटू n होगा, दैट इज n²। क्लियर हुआ ये? n² कैसे आया? यस सर। इसके पहले हमने सेगमेंट बी देखा था, जब हमने सिंगल फॉर लूप लिया था, उसके अंदर x = x+1 स्टेटमेंट लिया था, तब वहां फ्रीक्वेंसी काउंट था n, क्योंकि वहां सिंगल फॉर लूप था। लेकिन अब यहाँ डबल फॉर लूप आ गया ना, डबल फॉर लूप के आने से इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना हो गया? n इंटू n, दैट इज n²। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो k फॉर लूप है उसका एंड होगा स्टेटमेंट, इस k फॉर लूप का एंडिंग होगा, तो ये कितने बार चलेगा? ये भी n² टाइम चलेगा। क्यों n² टाइम चलेगा? कि यहाँ पे भी ये फॉर लूप किसके अंदर है? j के अंदर है ना, इसीलिए ये भी n इंटू n, दैट इज n² टाइम्स इसका फ्रीक्वेंसी काउंट होगा। ये क्लियर है? सर हाँ, तो ये x = x+2 के नीचे एक और स्टेप हो तो उसका भी फ्रीक्वेंसी काउंट n² ही होगा क्या? बिल्कुल, उसके नीचे भी अगर यहाँ दो स्टेटमेंट होते तो उसके नीचे उसका भी n² उसका फ्रीक्वेंसी काउंट होता। बिल्कुल सही। Yes, अभी sir. एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए उसका n² है। और यहाँ पे जो एंड है ये फॉर के वाला जो लूप है उसका एंडिंग है, तो वो भी n² हो गया। क्यों? क्योंकि ये n तो था ही, लेकिन इस बाहर वाले लूप की वजह से और n मल्टीप्लाई हो गया उसमें, तो n इंटू n, दैट इज n² हो गया ये। इज इट क्लियर? यस सर। अब लास्ट वाला एंड, ये किसका है? ये आउटर फॉर लूप का, तो ये तो बस n टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये फॉर लूप तो बाहर वाला है, इसके ऊपर और कोई फॉर लूप नहीं है, इसीलिए ये कितने टाइम्स इसका फ्रीक्वेंसी काउंट होगा? n टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको हम टोटल करें। कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब टोटल अगर करने जाएं तो कॉपी पेन लेकर बैठे हो क्या आप लोग? कोई बताएगा इसका टोटल जो फाइनल स्टेटमेंट जो काउंट होगा वो क्या होगा? हाँ, अभिषेक कुछ पूछना चाह रहे हो? प्लस ध्यान से पहले लिख लो, पहले लिख लो। देखो फर्स्ट वाला क्या है? n+1 3n² + 3n+1 बिल्कुल सही। 3n² प्लस 3n + 1 प्लस 1 3n + 1 बिल्कुल सही।
ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है, सो कैसे आया 3n² + 3n+1, सिंपल है, बस इनको ऐड करना है। पहले तो हम ये n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो n² + n हो गया ये, ठीक है। अब n² वाली कितनी टर्म हो गई, 1 2 और यहाँ 3, तो 3n² हो गया ये। n वाली कितनी टर्म हो गई, 1 2 और 3, तो 3n ये हो गया, और लास्ट में 1 बचा तो +1। सिंपल है ये तो, 10th का क्वेश्चन रहता है उस टाइप का है ये। तो टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लिया हमने। अब यहाँ देखना, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है n की वो क्या है, 2 है। n की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना n की, उसके टर्म्स में हम फ्रीक्वेंसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नोट करते हैं। तो n² है, अब यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n²। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, इस 3 से मतलब नहीं है, इस n से मतलब है, और वो भी उस वाले n से जिसका पावर सबसे मैक्सिमम हो। अगर इसके पहले एक और टर्म होता 3n³ होता, तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, बिग O ऑफ n³। इज इट क्लियर? यस सर। अब हमारे पास 10 मिनट ही बचे हैं, तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तीनों सेगमेंट समझ में आ गया आपको, कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर रहे हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मार्क्स में आएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दे, तो इसीलिए आपको फ्रीक्वेंसी काउंट निकालना आना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस की। अभी जो हमने देखा ना बिग O, ये वही वाला नोटेशन है, बिग O नोटेशन। ठीक है, तो बिग O नोटेशन क्या होता है, ये उसका ग्राफ होता है। अब यहाँ पे सब मैथमेटिकल टर्म्स यूज हो रही है। ये फंक्शन होता है f ऑफ n, मतलब ये फंक्शन है। यहाँ पे c × g ऑफ n, c एक कांस्टेंट है, g ऑफ n एक और फंक्शन है। ठीक है, तो बिग O नोटेशन क्या होता है, इसमें ये ध्यान रखना, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, f ऑफ n = बिग O ऑफ g ऑफ n। ये बिग O का नोटेशन होता है, f ऑफ n = बिग O ऑफ g ऑफ n। इज इट क्लियर? इस तरह से रीड करते हैं, f ऑफ n इज बिग O ऑफ g ऑफ n। अब ये कंडीशन क्या होती है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0, n0 एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे देखो ग्राफ में दिख रहा है, एंड अ पॉजिटिव नंबर c, एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है c, सच दैट f ऑफ n, ये मॉड है। मॉड मतलब अगर इसका वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो भी इसका आंसर क्या आएगा, मॉड लगाने से वो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है f ऑफ n। if f of n is less than equals to c into g of n, mod g of n। और ये जो फंक्शन है हमेशा इस g of n के नीचे ही है, हमेशा इसकी वैल्यू g of n से नीचे रहेगी, कम रहेगी, तब हम कहेंगे ये कौन सा नोटेशन कहलाएगा, बिग O नोटेशन कहलाएगा। ठीक है, जब कभी भी ये जो फंक्शन है f ऑफ n, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन g ऑफ n रहेगी, तब ये कौन सा नोटेशन होगा, बिग O नोटेशन कहलाएगा। इज इट क्लियर? Here g of n is the upper bound of the function f of n। ये अपर बाउंड कहलाता है g of n, इस फंक्शन का अपर बाउंड होता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखें इधर, f of n = 3n+2। एक फंक्शन क्या है हमारा, मैथमेटिकल फंक्शन है। क्या बोल रहा है ये फंक्शन, 3n+2 इसकी वैल्यू है, और g of n कितना है, n है। ठीक, n मतलब n टाइम्स चल रही है। To say that f of n equals to big O g of n, अगर हमें इसको बताना है कि ये इक्वल्स है बिग O ऑफ g of n के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, f of n हमेशा क्या होना चाहिए, g of n से लेस देन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है। तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, वेयर c = 0 एंड n0 is greater than equals to 1। n0 हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये n0 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इस यहाँ पे हो सकता है 0 और उससे 1 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, कभी भी ये 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा n0। ठीक है, और c की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर 0 के बराबर होगा तो मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएगा फिर, इसीलिए हमेशा c की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। नेक्स्ट, अब हम ये फंक्शन देखते हैं, इसका f of n और g of n की वैल्यू हम यहाँ इस स्टेटमेंट में रखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है f of n = बिग O ऑफ g of n, अगर हम इस स्टेटमेंट में रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n+2 लेस देन इक्वल्स टू c of n। इस स्टेटमेंट में रखना है, सॉरी यहाँ पे तो दिख रहा है एरो।
f of n is less than c of g of n। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, ठीक। if we substitute c equals to 4 then 3n plus 2 will be, अगर हम इसमें c की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 रखने पे क्या आ रहा है, c की वैल्यू 4 रखी इस स्टेटमेंट में तो क्या आ रहा है 3n plus 2 लेस देन इक्वल्स टू 4n। ठीक है, हमने क्या करा, जस्ट c की जगह 4 पुट कर दिया। इफ वी सिंप्लीफाई, अगर हम मान के चलते हैं कि n की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 के बराबर या 2 से बड़ी है, तो हम क्या करें, यहाँ पे n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 2 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2 into 3 6 plus 2 8। इज इट क्लियर? यहाँ पे n की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो क्या होगा 8 हो जाएगा। राइट हैंड साइड देखें, 2 रखते हैं तो 4 into 2 कितना हो गया 8, तो दोनों ही बराबर आ गए। ठीक है, बराबर आ गए दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे कब, n की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा रखेंगे तो। इट मींस हमेशा जब भी हम n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा रखेंगे तब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड मिल रही है। ये समझ में आ गया? इट मींस ये वाला नोटेशन फिर कौन सा होगा, फिर बिग O। ये इस स्टेटमेंट के लिए बिग O नोटेशन कहलाएगा। Therefore, for every n equals to greater than equals to 2 and c equals to 4, f of n always less than equals to c of g of n। मतलब हमेशा f of n की वैल्यू g of n से लेस देन रहेगी, जब n की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये बराबर होगी। इसमें किसी को कोई डाउट? ये एक एग्जांपल था जिसमें f of n की वैल्यू हमने ये अज्यूम करी 3n plus 2 और g of n की वैल्यू हमने अज्यूम करी n। उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला को पुट किया और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ये हमने चेक करा कि ये बिग O को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? बाकी के नोटेशंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी टाइम कम बचा है। अब किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। पहले सभी अपना सर हाँ पूछ लो। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर, मैथमेटिकली आएगा क्या? नहीं, इसमें बस इतना ही आता है, डिफाइन असिम्प्टोटिक नोटेशन विद एग्जांपल एंड ग्राफ। तो तीनों असिम्प्टोटिक नोटेशन को आपको एक एक एग्जांपल देके समझाना है और एक ग्राफ बना के बताना है, बस। न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसका कोई क्वेश्चन। ठीक है, बस डेफिनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा इसका। यस सर। ठीक, इसके और दो बचे हुए नोटेशन, एक ओमेगा नोटेशन होता है और एक थीटा नोटेशन होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो मैं अटेंडेंस बस 2 मिनट के अपना वीडियो ऑन कर लो, तो मैं अटेंडेंस भी ले लूंगा। ठीक है, मैं अनाउंस करते जा रहा हूँ, तो एक बार आप अपने प्रेजेंट बताते हैं ना। आदर्श, अभिषेक, अनम्यूट करके बोलते हैं ना प्रेजेंट। ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ वीडियो। अभिषेक प्रेजेंट है ना? एब्सेंट है। आदित्य दांगी? यस सर, प्रेजेंट हूँ। अच्छा, आदित्य दांगी, आदित्य प्रेजेंट सिंह, सर। आदित्य सिंह, अजय, अमीशा, अच्छा अमीशा, अंकित, प्रेजेंट सर। यस सर, प्रेजेंट। अंकित प्रजापति, आशिका, अंशुमन, आयुष, दीपक, गणेश, प्रेजेंट सर। गौरव, हर्ष निगम, इशिका, प्रेजेंट सर। जागृति, जयेश, सर। प्रेजेंट सर। करण, मोहम्मद अल्फैज, मोहित, प्रेजेंट सर। अल्फैज प्रेजेंट है ना, मोहित, नीरज, निखिल, निकिता, प्रेजेंट सर। निकिता प्रेजेंट है ना, नीलेश, निर्मल, पराग, प्रहलाद, सर। कौन? निर्मल, प्रहलाद प्रेजेंट है और प्रहलाद भी सर। पराग भी प्रेजेंट है। अपना वीडियो ऑन कर लेना ना 2 मिनट का। प्रियांशी, पुष्पा, प्रेजेंट सर। पुष्पा, राहुल जाटव, राहुल पाटीदार, राहुल सोनी, राजवर्धन, प्रेजेंट सर। कौन? राहुल सोनी, यस सर। राजनंदिनी,
प्रेजेंट सर। सचिन, सागर नीरज, संजना, सार्थक, संजना प्रेजेंट है, सार्थक, श्रुति, प्रेजेंट सर। नील, सूरज, स्वाति, तनिष्क, स्वाति प्रेजेंट, तनिष्क और विशाखा। प्रेजेंट सर। तनिष्क एब्सेंट है। एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लो। अभी भी बहुत सारे लोगों ने बंद कर रखा है वीडियो। जल्दी, 1 मिनट से कम बचा हुआ है। हेलो बोलो, कौन सर, बोल रहा है? तनिष्क प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। आप लोग अनम्यूट करके बोल दिया करो ना। हाँ